हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नंबर 2 में मीन्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक जो है अपनी रीडिंग को कंप्लीट किया था, क्योंकि अब हम यहाँ पे इस चैप्टर को रीड करने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ख़ास कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप समझने वाला नहीं है। इसकी जो थ्योरी है हमने उसको समझना है। वैसे तो इसमें से जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो आते नहीं है, क्योंकि इतने हैं भी नहीं इसमें, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी नहीं बनते हैं। लेकिन अगर आप किसी एकेडमी वगैरह की तैयारी करते हो तो क्योंकि वो जो अपनी टेस्ट बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि आपको एमकेट या फिर एनएमडी-कैट के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करना होता है, तो वो इन छोटे छोटे पॉइंट्स से एमसीक्यूज़ दे लेते हैं। मैं आपको भी बताऊँगी कि कौन कौन से इसमें से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें से आपको तैयारी करनी चाहिए, और इसका जो थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है वो भी हम समझ लेते हैं। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अब हम कंटिन्यू करते हैं। फिज़िक्स इज़ देयरफॉर एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। फ़िज़िक्स इसीलिए ही एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, मतलब इसमें तजुर्बात किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि अच्छा भाई ऐसे नहीं तो फिर ऐसे करके देखते हैं, ऐसे नहीं तो वैसे करके देखते हैं, कुछ ना कुछ करके देखना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। इसलिए हमने कहा कि वो कौन सी ब्रांच है जिसे हम कहते हैं कि वो एक्सपेरिमेंटल साइंस है, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो फ़िज़िक्स है। ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। ये किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ नेचुरल फिनोमेना। मतलब ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि आपने पहले एक मकसद बनाया। मीन्स क्या होता है कि आप कोई भी अगर बात होती है जिसको आपको डिस्कस करना है, जिसके बारे में आपने स्टडी करनी है, आप उस पर पहले तो आप रिसर्च करते हैं, दूसरों को पढ़ते हैं कि भाई इसके मुझसे पहले इसने स्टडी किया था, और फिर अपनी एक ऑब्जर्वेशन देते हैं कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ भाई ऐसे है, ठीक है ना। अपनी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, मीन्स आपका कोई मकसद होगा, उस ऑब्जर्वेशन के तहत उस पर बात होगी। एंड मेजरमेंट ऑफ नेचुरल फिनोमेना, ठीक है ना, जो नेचुरल जो फिनोमेना है, ठीक है, उसमें उसकी मेजरमेंट करेंगे कि भाई उसके अकॉर्डिंग ये बात इस तरह से है, मेरे अकॉर्डिंग ये बात इस तरह से। फिर आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो ये बात हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी फिज़िक्स में आ जाएगी। फिज़िक्स इन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। द हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स इज़ ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। फिज़िक्स की जो हिस्ट्री है वो इतनी पुरानी है जितनी कि इंसान की ज़िंदगी या फिर इंसान की जितनी हिस्ट्री पुरानी है उतनी फ़िज़िक्स भी पुरानी है। हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िज़िक्स कितनी टाइम से फ़िज़िक्स के बारे में डिस्कशन हो रही है, कितने टाइम से इसके ऊपर काम हो रहा है। इवन द caveman was aware of the production of fire by rubbing two stones together। मीन्स जो cavemen होते थे उनको भी मालूम था, cavemen मीन्स वो कितने ज़माना मीन्स पुराने की बात हो गई, उनको भी ये मालूम था कि अगर हम दो पत्थरों को रब करेंगे तो उसमें से फायर प्रोड्यूस होगी। पहले तो गैस वगैरह नहीं होती थी। कैसे हम तो जानते हैं, कार्टून्स वगैरह में भी हम देखते हैं बचपन से कि दो पत्थर को अगर रब किया जाए तो उसमें से क्या होती है, फायर प्रोड्यूस हो जाती है। किस तरीके से किया जाता है ये भी किसी ने इंट्रोड्यूस किया होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो लास्ट तक पैराग्राफ है, इसमें हमारे पास कुछ लाइंस, कुछ एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो ये है कि चाइनीज़ जो थे उन्होंने सबसे पहले जो था वो पेपर को इंट्रोड्यूस किया था, मैन्युफैक्चर किया था, इन्होंने बनाया था। एज अ जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग भी आप ये बात माइंड में रख सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि पेपर सबसे पहले किसने मैन्युफैक्चर किया था, तो वो चाइनीज़ थे, ठीक है। इजिप्टियन यूज टू मेजर द फ्लूइड लेवल इन द रिवर नाइल। रिवर नाइल है, उसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, उसका लेवल कितना है ये इजिप्टियंस जो थे वो मेजर किया करते थे। द पीपल ऑफ यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस वैली वर अवेयर ऑफ कैलेंडर एंड दे हैड अ नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है, मैथ्स का एक पार्ट है हमारे पास, और कैलेंडर की जो नॉलेज है ये इनकी नॉलेज किसके पास थी, जो यूफ्रेट्स के लोग थे और टाइग्रिस वैली के जो लोग थे इनके पास इसकी नॉलेज थी। आपने यही बातें याद रखनी है कि कौन से लोगों के पास कौन सी नॉलेज थी, कौन से लोग क्या करते थे। जैसे इजिप्ट के लोग भाई क्या करते थे, दे यूज्ड टू मेजर द फ्लूइड लेवल इन द रिवर नाइल। आपसे कोई पूछे पेपर किसने इंट्रोड्यूस किया, चाइनीज़ ने किया। आपसे कोई पूछे जो पीपल थे यूफ्रेट्स के हमारे पास या फिर टाइग्रिस वैली के, इनको किस चीज़ की नॉलेज थी, तो इनके पास ज्योमेट्री की नॉलेज थी। इनको ये किस चीज़ के बारे में अवेयर थे, भाई कैलेंडर के बारे में अवेयर थे। इसी तरह से द पीपल ऑफ इंडस वैली वर द प्योनर ऑफ डेसिमल सिस्टम। प्योनर मतलब क्या होता है, सिंपली इन्होंने इसका प्योनर जो डेसिमल सिस्टम इसका आगाज़ ही इनसे हुआ था। ये छोटी छोटी बातें अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखनी है। अब हमारे पास क्या है कि द हिस्ट्री ऑफ ग्रीक्स इज़ फुल ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ साइंस। जो ग्रीक लोग होते हैं, ठीक है, उनकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, पूरी की पूरी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज से क्या है, भरी हुई है। कौन सी फील्ड में, साइंस की फील्ड में।
और स्पेशली अगर हम बात करें साइंस की, हमने पढ़ा था ना, साइंस की जगह हम बात करते हैं तो उसको हमने 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया था, एक फिजिकल साइंस थी और एक हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस थी। तो स्पेशली फिजिक्स के अंदर जो ग्रीक थे उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की, बहुत सारी इन्वेंशंस की। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किनका? ग्रीक्स का। किसमें? फिजिक्स के अंदर। अब जैसे हम पढ़ते हैं आर्चिमेडेस प्रिंसिपल इज स्टिल एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एलिमेंट्री बुक्स ऑफ फिजिक्स। जो छोटी क्लासेस की जो बुक्स होती हैं फिजिक्स की, जैसे 9th वगैरह, मैट्रिक की जो बुक है, स्पेशली जो मैट्रिक की हमारे पास जो बुक है किस चीज़ की? फिजिक्स की, उसमें हमारे पास आर्चिमेडेस प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सो स्टिल अभी तक भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो ही इन्वेंटेड, इन्होंने क्या किया था? इन्वेंट किया था लिवर एंड स्क्रू, पैथागोरस, गैलीलियो, टॉलेमी एंड अदर्स आर फेमस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। किस चीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में फेमस थी? कौन कौन सी फील्ड्स में? एक तो मैथमेटिक्स, एक एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन। ठीक है, ये 3 फील्ड से आपने याद रखनी, ETC भी, लेकिन यहाँ पे जो 3 मेंशन है ये आपने ज़रूर याद रखनी है। ठीक है ना। वैसे MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से NTS में अगर हम देखें तो 2019 तक की जो टेस्ट हुई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आया, इस चैप्टर से यहाँ तक का कोई MCQs नहीं आया। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें 2020 की टेस्ट, वो तो मोस्टली फेडरल से आई थी। सो अगर आप सिन टेक्स्ट बुक के पेपर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर पेपर्स की लिए तैयारी करें तो इसमें से आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू पेपर्स, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन बन के आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं सो इट्स गुड फॉर यू, नॉलेज के लिए आप इसको माइंड में रख सकते हैं। सो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इन द फील्ड ऑफ साइंस इन जर्नल एंड इन फिजिक्स इन पर्टिकुलर विल बी डिस्क्राइब इन डिटेल इन सेक्शन नंबर 1.3। कि जो मुसलमानों ने भी, भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीक्स की बात करें, हम चाइनीज़ की बात करें, हम इंडस वैली के लोगों की बात करें, भाई मुसलमानों ने भी साइंस की फील्ड में, जैसे जर्नल साइंस होती है उसकी फील्ड में भी कंट्रीब्यूट किया था, पर्टिकुलरली फिजिक्स में भी किया था। लेकिन उसको हम 1.3 जो कि सेक्शन है पूरा हमारे पास इसका टॉपिक है, कंट्रीब्यूशन टू फिजिकल साइंसेस बाय द इस्लामिक वर्ल्ड, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम पूरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा गया नहीं है। नीचे आ जाते हैं तो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन वाज मेड बाय, जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो थी वो किसने बनाई थी? गैलीलियो जो हमारे पास साइंसदान थे, ये उनका पीरियड है, मींस 1564 से लेकर 1642 तक ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये जो थी वो इनकी डेथ ऑफ बर्थ होगी। ठीक है। सो इस पीरियड में ये यहाँ तक रहे और इस पीरियड के अंदर इन्होंने क्या किया? सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की। थ्रू हिज वर्क इन्होंने किस पे काम किया? ऑन द लॉज ऑफ मोशन, जो मोशन के जो लॉज हैं वो हम पढ़ते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से लॉज हैं, क्योंकि पूरे के पूरे लॉ मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर सकती। सो आपने याद रखना है कि इन्होंने जो है वो लॉज ऑफ मोशन पे काम किया था इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन को उन्होंने क्या लिया था? कॉन्स्टेंट लिया था। मीन्स जो लॉज ऑफ मोशन होंगे उनमें क्या होगी? एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगी। ये आपने बात यहाँ पे याद रखनी है। फिर जॉन केपलर थे, उनका ये टाइम पीरियड है जिसके अंदर इन्होंने क्या किया था? प्रेजेंट किया था केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये पूरा लॉ है, आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, जिससे इसका नाम लिखा गया यहाँ पे, तो इन्होंने अपने नेम पर ही अपना लॉ दिया है। ठीक है। पीरियड टू 1900 AD फिज़िक्स कंप्राइज ऑफ मैकेनिक्स, मतलब 1900 AD तक फिज़िक्स के अंदर सिर्फ आप मैकेनिक्स, साउंड, लाइट, हीट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते थे, सिर्फ ये इसी पर कंप्राइज थे। इसके अलावा आपको कोई स्पेशल ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन फिर द न्यू एरा ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स बिगन्स नियर द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। जैसे ही 19th सेंचुरी ख़त्म हुई तो फिज़िक्स का एक नया दौर शुरू हुआ। फिर फिज़िक्स की हो गई 2 मेन ब्रांचेस, जैसे कि अब वैसे तो ये बुक्स भी बहुत पुरानी है, सिन टेक्स्ट बुक्स आर वेरी ओल्ड। सो तब की ही बात की गई है कि उस वक्त जो थी फिज़िक्स की 2 मेन ब्रांचेस थी। ठीक है। जिसमें क्या है, एक हमारे पास क्लासिकल फिज़िक्स है, दूसरी हमारे पास क्वांटम फिज़िक्स है। सो आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता? ठीक है। सो आइंस्टाइन थ्योरी, आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आप इंटर में पढ़ेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे ये भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। सो यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया। सो ये पूरे के पूरी थ्योरीज हैं, पूरे के पूरे लॉज हैं, ये हम अकॉर्डिंग टू देयर चैप्टर्स, अकॉर्डिंग टू देयर डेरिवेशंस, अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूलाज सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नॉट ओनली रेवोल्यूशनाइज द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मास, टाइम एंड एनर्जी बट ऑल्सो मॉडिफाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर describing the body is moving with a speed comparable with the speed of light। मतलब जो आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी उसने सिर्फ और सिर्फ अपना जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था उससे ही नहीं आगे बढ़ाया कि जो जिसमें उन्होंने मास, टाइम और एनर्जी के बारे में बताया है। ठीक है।
जो इनका जो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो मास, टाइम एंड एनर्जी इन तीनों चीज़ों पे बेस्ड है। तो सिर्फ इसका जो पुराना कॉन्सेप्ट है उसे नहीं बढ़ाया, बल्कि जो न्यूटन के जो लॉज हैं, ठीक है, 3 लॉज हम पढ़ते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, जो कि आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे। उसके अंदर उसके बारे में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन दी फॉर डिस्क्राइबिंग द बॉडीज़ मूविंग विद। उन्होंने उसमें क्या डिस्क्राइब किया कि वो बॉडीज़ जो मूव करें किसकी स्पीड के साथ, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्दर चैप्टर्स में। बस आपने याद रखना है कि उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो बॉडीज़ हैं वो मूव करें किसकी स्पीड के साथ, कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये इन्होंने हमें यहाँ पे बता दिया। सो अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं, जैसे ये तो हमारे पास 2 मेन ब्रांचेज हो गई। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि ये दो मेन ब्रांचेज हैं। तो इसके अलावा फर्दर जो ब्रांचेज हैं वो ये है, पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉलिक्यूलर एटॉमिक फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, मेडिकल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इनकी डेफिनेशन हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। अगर आपको इनकी डेफिनेशन पढ़नी है तो आपको पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा, वहाँ पे वाज़ह तौर पर लिखी गई। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पंजाब टेक्स्ट बुक भी आप लोगों को रीड करवा दूँगी। जब मैं वो रीड करवाऊँगी तब मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन भी पढ़ा दूँगी। यहाँ पे सिर्फ नेम्स की हद तक है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना बुक में लिखा गया है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।